पहली अप्रैल जानी जाती है वैसे कुछ और कारणों से, लेकिन पहली अप्रैल को बहुत सारे बदलाव भी होते हुए दिख रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि बदलाव क्या क्या होने वाले हैं और कौन कौन से बदलाव है जो आपके काम के हैं और आपको ध्यान में रखने हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, दो टुकड़ों में कर देते हैं। पहले तो वो बदलाव जो मार्केट से रिलेटेड है, तो पहले मार्केट में क्या क्या बदलने वाला है जरा वो समझ लिया जाए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, 31 मार्च और 1 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती है दोनों। 31 मार्च भी इम्पोर्टेंट है? हाँ सर। अच्छा। क्योंकि डेडलाइन 31 मार्च होती है और जो नए रूल्स वो 1 तारीख से होते हैं। सही जवाब। तो जितना भी आपको काम करना है वो 31 से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद नए नियम लागू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मार्केट से जुड़े मैं अपडेट्स बता देती हूँ। जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में अगर आपको नॉमिनेशन देना है, क्योंकि उसकी डेडलाइन 31 मार्च है, म्यूचुअल फंड में अगर आप नॉमिनी का फॉर्म नहीं भरते तो आपका अकाउंट, आपका जो फोलियो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। वहां पे आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आप यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे। उसमें एक और ऑप्शन है, अगर जिसे नॉमिनी नहीं फिल करना है वो ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करना ही है 31 मार्च के पहले, अदरवाइज 1 अप्रैल से ये अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जिसकी हमने बहुत चर्चा भी की, एसटीटी, जहां ऑप्शन में जो एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसकी जो दरें वो अपडेट हो जाएंगी। 5,000 से बढ़ाकर जो 6,250 की गई थी, 25% से जो बढ़ाया गया था वो भी 1 तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्यूचर्स में भी जो रेट बढ़ाई गई थी 0.01 से बढ़ाकर 0.0125 किया गया था, वो भी 1 तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं एनएससी के, जिसमें बदलाव किए गए चार्ज, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो 4% की कमी की गई है, वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 तारीख के दिन से। सेबी के जो गाइडलाइंस है सिस्टम ग्लिच को लेकर, जो जिसपे हमने बहुत चर्चा भी की थी और हमारे इस पे काफी इस पे इम्पोर्टेंस भी रहती है, तो वो भी जो गाइडलाइंस है वो 1 तारीख के दिन से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। ऑटो इंडस्ट्री में भी काफी सारे बदलाव होने वाले। 1 तारीख से भारत एनसीपीए लागू हो जाएगा, जहाँ पे जो रेटिंग बेस्ड सेफ्टी असेसमेंट होते हैं इंडियन कार्स के काफी सारे पैरामीटर्स पर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कार मैन्युफैक्चरर्स के, जिस पे उनकी नजर रहने वाली है। BS6 के नॉर्म्स का जो फेज 2 वर्जन है वो भी 1 तारीख से लागू हो जाएगा। इसके अलावा 15 साल पुरानी गाड़ियों का जो केंद्र और राज्य सरकार है वो स्क्रैप कर देगी 1 तारीख से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्हें PLI के तहत सब्सिडी लेनी है तो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पूरा करना होगा और ये कंपलसरी टेस्ट होंगे। 1 तारीख के बाद से ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। गैस प्राइसेस की बात करें तो जितने भी बदलाव होने वाले हैं वो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बोर्ड के मेंबर है या किसी कंपनी में बोर्ड सीट है आपके पास, तो हर 5 साल में आपको AGM में अपनी सीट को अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि अब परमानेंट सीट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा 1 तारीख के बाद। हर 5 साल में जब भी AGM होगी वहां पे शेयर होल्डर से आपको लेनी होगी मंजूरी। अच्छा, वो 5 साल खत्म? हाँ, हर साल मंजूरी लो वापस? हर 5 साल परमानेंट वाला खत्म हो जाएगा हर 5 साल में। आई थिंक बाकी डायरेक्टर्स के लिए 3 साल बाकी। हाँ। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज दीप को ध्यान में रखनी जो 1 तारीख से दीप के लिए बदल रही है मार्केट के हिसाब से? म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन, अगर आप SIP करवाते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाते हो। दीप की तो शादी हुई नहीं। दीप आप चाहे तो मैं क्यों नॉमिनेट होने के लिए, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट ध्यान रखूंगा पूरा। आप पे तो पूरा भरोसा। भाइयों, जिन जिन लोगों के नॉमिनेशन नहीं हुए म्यूचुअल फंड्स में, प्लीज नॉमिनेशन कर लीजिए। नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो आप 1 अप्रैल से रिडम्पशन भी नहीं कर पाएंगे और नई एप्लीकेशन भी नहीं दे पाएंगे, बराबर? ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाएगा। न आप नया खरीद पाएंगे न पुराना बेच पाएंगे। फ्रीज करना जरूरी है। बस। वो तो अच्छा, वो पैन आधार भी लिंक होने वाला था, वो 3 महीने टल गया, 6 महीने टल गया। अब सितंबर हो गई इसकी डेट, 30 सितंबर हो गई ना। डीमेट अकाउंट डीमेट अकाउंट की, हाँ सॉरी, डीमेट अकाउंट पैन आधार तो है, पैन आधार की तो 31 मार्च है। डीमेट अकाउंट का नॉमिनेशन ये सितंबर तक हो गया है। ये जरूर तक गया। डीमेट अकाउंट को में भी आपको नॉमिनेशन करना जरूरी है। वो थोड़ा टल गया, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए लाइफ में कि डीमेट का नॉमिनेशन टला है, म्यूचुअल फंड का नहीं। यहाँ पे तो आपको नॉमिनेशन करना ही करना है। और किसी को अगर नॉमिनेशन के लिए कोई उपयुक्त नहीं मिल रहा हो तो बहुत सारे लोग वॉलंटरली ये सर्विस देने को तैयार हैं। ओके, और भी कुछ आइए। ये तो मार्केट के बदलाव थे। मार्केट के अलावा भी ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं जिनका हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, हमारे टैक्स लेने देने पर असर पड़ेगा। तो नूपुर वो भी बताइए।
बिल्कुल सर, सबसे पहले आधार पैन कार्ड आपको लिंक करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते 31 मार्च तक तो पहले तो आपको 1000 रुपए का फाइन लगेगा। दूसरी बात, आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा 1 तारीख के बाद से, और आप जब रीएक्टिवेट कराने जाएंगे उसे तो आपको 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। तो आप बिना भूले 31 मार्च के पहले पहले आधार और पैन कार्ड लिंक करवा दीजिए। 10,000 बड़ा फाइन है। ओके, पैन कार्ड को रीएक्टिवेट करेंगे, 10,000 रुपये ज्यादा है। हाँ सर। स्पीडिंग के भी 2,000 रुपये लगते हैं सिग्नल तोड़ने के 200 रुपए, पैन लिंक नहीं करने के सीधा 10,000। 10,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा। अच्छा है ना, बेटर कर ही ले, ज्यादा कर ले, डिले मत करें। ठीक बात। वैसे और प्रोसेस बहुत सिंपल है सर, उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, एक बार में हो जाता है। हाँ, बात सही है, इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन करना है आपको। और बताइए। बिल्कुल सर, दूसरे जितने भी टैक्स से जुड़े हुए नियम है वो 1 तारीख से बदल जाएंगे। इतने सारे अपडेट्स आए हैं। शुरुआत करते हैं नए टैक्स रिजिम जो 1 तारीख से 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, जहाँ पे जो नई दरें जो अपडेट हुआ है, नई टैक्स रिजिम में नई दर लागू हो जाएंगे 1 तारीख के दिन से। मार्जिनल टैक्स बेनिफिट का जो रिलीफ है वो भी आपको नई स्कीम में मिलेगा। इसके अलावा अगर FY23 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें आप जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं अपनी टैक्स सेविंग्स के लिए, उसकी 31 मार्च लास्ट डेट होती है, तो वो आप कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के फायदा लेने, जितने भी फायदे लेने चाहते हैं वो 31 मार्च से पहले ले सकते हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि 31 मार्च के पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख की जो ऊपर वाली प्रीमियम पॉलिसीज होती है उसमें भी अगर आप करना चाहते हैं, उसका भी फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको निवेश करना है, क्योंकि 1 तारीख के बाद से नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कैपिटल गेन्स रखा है जिसे आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसकी भी जो कैप लगा दी गई है 10 करोड़ की, वो 1 तारीख से लागू हो जाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उसे बचाने के लिए भी आप 31 मार्च के पहले इससे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास PPF में अकाउंट है या NSP में अकाउंट है, उसे डीएक्टिवेशन होने से बचाना है तो आपको एक मिनिमम ट्रांजैक्शन 31 मार्च के पहले करना जरूरी है। 500 रुपए आप डलवा दीजिए, उसमें कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर लीजिए तो आपके अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होंगे। NPS के जो रूल है उसमें भी कुछ बदलाव होंगे। अगर आप जैसे कि आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स देना कंपलसरी हो जाएगा। कमोडिटी से रिलेटेड भी कुछ बदलाव हो जाएंगे 1 तारीख से, जैसे कि पूरे देश में गोल्ड से रिलेटेड बात करें तो पूरे देश में सिर्फ हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बिकेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है गोल्ड के लिए, कमोडिटी बाजार के लिए। और सोया मिल्क की भी बात करें तो यहाँ पे 1 अप्रैल से नहीं होगा ड्यूटी फ्री क्रूड सोया तेल इंपोर्ट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जहां पर नजर रहेगी। लेकिन आधार और पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है 31 मार्च के पहले तक। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारा कामकाज जो आज कल फ्राइडे तक कर लीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत चीजें करनी होगी। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मैं थर्सडे की छुट्टी दे दूं। आई थिंक एक दिन कम है सर, बढ़ा दीजिए, फ्राइडे भी ऐड, चलिए सैटरडे भी। सैटरडे तो 1 अप्रैल हो गया, फ्राइडे भी कर दीजिए सर। फ्राइडे 2 दिन कर दीजिए। फ्राइडे का आइडिया अच्छा है छुट्टी का, मैं इस पर सीरियसली विचार करूंगा। फ्राइडे की छुट्टी पर मैं सीरियसली विचार करूंगा। फिलहाल आप थर्सडे की छुट्टी के बाद मुझे अपडेट करें कितना काम हो चुका, कितना बाकी है, तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि ये अगर काम एक दिन की छुट्टी में नहीं हुआ तो एफिशिएंसी ऑफिस और घर दोनों जगह कितनी, इसका मेजरमेंट वहां पर हो जाएगा। और या फिर ये पता चल जाएगा कि फिर किस किस के कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितना भागना है, बहुत कुछ चीजें पता चलेगी एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मांगने पर। ओके, चलिए।